हाय दोस्तों। तो जीएसटी का पेपर आपका हो गया है अभी कंप्लीट, और मेरे पास जैसे ही पेपर आया मैंने इस पेपर को देखा। तो पेपर वाज, आई कांट से इट्स वेरी इजी एंड आई कांट से इट्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाट आई कैन से इज कि थोड़ा सा ट्रिकी था, पर हाँ ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थी जो अमेंडमेंट्स में कवर्ड थी या रिवीजन में कवर्ड थी या लेक्चर्स में कवर्ड थी। बस उनको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में उन्होंने एक साथ पूछ लिया। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, मैंने ऐसा जीएसटी एनालिसिस में बोला भी था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो बड़ा क्वेश्चन होगा जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा। और वैसे ही हुआ। 8 नंबर का एक क्वेश्चन आया है। सबसे पहले उसमें आउटवर्ड सप्लाई दिया है, इंटर और इंट्रा। इस पर तो हम आउटवर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। टैक्स रेट भी दिया है 18%, 19% के हिसाब से निकाल लेंगे। इनपुट की डिटेल दी है। सबसे पहले रॉ मटेरियल दिया है ए, ऑफ विच 70% ऑफ द इनपुट प्रोक्यूर्ड वर यूज एंड 30% आर इन स्टॉक। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर परचेज हो चुका है, रिसीव हो चुका है, तो चाहे स्टॉक में हो चाहे यूज कर लिया हो, आपको पूरा 100% आईटीसी मिल जाएगी। मतलब 60,000 की तो पूरी आईटीसी आपको रॉ मटेरियल ए की मिल जाएगी। रॉ मटेरियल बी की बात करूं तो 50,000 का यहाँ पे टैक्स है। 90% मटेरियल रिसीव हो गया है फैक्ट्री में, लेकिन रिमेनिंग मटेरियल कंप्लीटली डैमेज ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। तो 50,000 का 90% ही आईटीसी मिलेगा। अगर गुड्स एक्सीडेंट या लॉस हो जाता है रास्ते में तो उसका कभी आईटीसी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 45,000 और 45,000 का आईटीसी ही आपको मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर है और इनका कंस्ट्रक्शन आईटीसी में एलिजिबल नहीं है। तो इनका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सर्विस आपने ली है ये मशीनरी की नहीं, अदर कंस्ट्रक्शन सर्विस है, उसके आईटीसी नहीं मिलती। इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की आईटीसी मिलेगी, क्योंकि जब ट्रक की आईटीसी एलिजिबल है तो उसके इंश्योरेंस की आईटीसी भी मिलेगी। ये तो जिन जिन की आईटीसी एलिजिबल थी वो मैंने आपको बता दिया। अब बोला है ओपनिंग आईटीसी बिल्कुल भी नहीं है, सारी कंडीशंस आईटीसी की फुलफिल हो जाती है। अब बोला है कि जो रॉ मटेरियल ए है, जिसका हमने रॉ मटेरियल ए था ना ऊपर 60,000, उसके लिए कुछ लिखा है कि सप्लायर ने, फॉर विच सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड इट्स जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 20, hence corresponding input is not reflecting in GSTR 2A in January 20। ये जो आपको रॉ मटेरियल ए है इसका जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने शो ही नहीं किया है, और इसलिए आपको वो इनपुट नहीं दिख रहा है 2A के अंदर। तो अब सवाल है कि इसके आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक्चुअली इसके आईटीसी आप क्लेम कैसे कर सकते हो, मैंने बोला था जितनी एलिजिबल आईटीसी आपकी बन रही है, मतलब जितनी 2A में दिख रही है उस आईटीसी का 10% आप ले सकते हो। तो जो एलिजिबल आईटीसी आएगी आपकी 2A के अंदर, उसका 10% ही आपको एक्स्ट्रा लेना अलाउड है। तो 60,000 तो आप नहीं ले सकते। 2A में जो बची हुई आईटीसी दिख रही होगी, जैसे रॉ मटेरियल बी की दिख रही होगी और इंश्योरेंस वाला अमाउंट दिख रहा होगा, इसमें जो 2A में दिख रहा है उसका 10% तो एलिजिबल हो जाएगा। एक तो 45,000 आ जाएगा और 55,000 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा आएगा अराउंड 1 लाख रुपीज। इधर भी 1 लाख रुपीज, तो आप 1,10,000 और 1,10,000 का आईटीसी ले सकते हो। 1 लाख का आईटीसी आ रहा है, बाकी जो एलिजिबल है उसका 10% आप और ले सकते हो। तो प्रैक्टिकली 1,10,000 रुपए का आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे, एक 10 और एक 10 का। ठीक है। अब उसके बाद ग्रॉस लाइबिलिटी है। नेट आईटीसी एडजस्ट करने के बाद आपको रिमेनिंग अमाउंट कैश में पे करना रहेगा। वो क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है, वो सेट ऑफ मारना है आईजीएसटी सीजीएसटी का। इजी क्वेश्चन। एक ही पॉइंट इसमें मेरे को जो अच्छा लगा था वो पॉइंट ये है कि साहब यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, एक ही पॉइंट अच्छा लगा मुझे, और वो ये है कि सब यहाँ पे ये जो 2A वाला पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना है कि नेट एलिजिबल आईटीसी जो 2A में हमें दिख रही है उसका 10% ही हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो हम इस अमाउंट का और इस अमाउंट का दोनों का आईटीसी ले रहे हैं। तो वो जो एलिजिबल आईटीसी है इसका 45 है और इसका 55 है, टोटल 1 लाख आ रहा है। 1 लाख का 10% एक्स्ट्रा करके 1,10,000, 1,10,000 आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे। ये वाला पॉइंट को छोड़ दे तो बाकी पॉइंट तो क्वेश्चन में बहुत ईजी थे। बस 8 नंबर के क्वेश्चन में एक यहाँ लोचा आ सकता है। ये पॉइंट भी अमेंडमेंट में अच्छे से कवर्ड था, अगर आपने अमेंडमेंट ढंग से पढ़े होंगे तो ये पॉइंट कवर हो गया था। क्लास में मैंने बताया था 20% था, लेकिन बाद में मैंने आपको बताया था कि इसमें अमेंडमेंट आ गया और 20 की जगह 10% हो गया है। अगला जो क्वेश्चन था 6 मार्क्स में, द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। इसमें भी एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी सारे पॉइंट इजी थे। 9,50,000 का उन्होंने बोला है कि साहब सबसे पहले टर्नओवर है जिसमें टैक्स और डिस्काउंट अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, लिस्ट प्राइस है। म्यूनिसिपल टैक्स ऐड हो जाएगा, आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस हैं ऑफ कोर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि फ्रेट इंक्लूड होता है। इसके बाद इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट का पॉइंट है 30 डेज का, उसके बाद इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। 1% पर मंथ निकाल देंगे। 45 डेज का है तो 30 डेज के बाद से कैलकुलेट करके ये इंक्लूड हो जाएगा।
सब्सिडी जो है वो 50,000 की है, पर ये लिखा हुआ है कि इट इज नॉट लिंक टू द प्राइस, तो इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि हम सिर्फ प्राइस लिंक सब्सिडी को ही एडजस्ट करते हैं। अगर कोई सब्सिडी प्राइस लिंक्ड है ही नहीं तो उसका हम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करते, तो इसका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। 15,000 का डिस्काउंट का कुछ भी नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट इन अग्रीमेंट, ये पहले से अग्रीमेंट में नहीं था, तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। और टीसीएस का भी कुछ नहीं करेंगे, ये पॉइंट था जो हो सकता है कि इंटर वाले बच्चों को थोड़ा सा परेशान करे। बाकी सारे पॉइंट इजी थे, सिर्फ ये टीसीएस वाला पॉइंट शायद मैंने क्लास में कवर नहीं किया। मैं आपको बता दूं टीसीएस इंक्लूड नहीं होता है, म्यूनसिपल टैक्सेस बाकी सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, टीसीएस इंक्लूड नहीं होता है। सो ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होगा। ये पॉइंट में हो सकता है एक गलती आप कर दो तो इसका एक नंबर आपका कट सकता है। बाकी आपके सारे पॉइंट इजी थे, वो पूरा कवर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ ये बताना था कि टैक्स लाइबिलिटी किसके ऊपर है। You may assume that recipient is located in the taxable territory. Ignore the AT and exemption available. पहले तो एक क्लियर बात बोल दी कि आपको एक तो टर्नओवर देखना ही नहीं है और एग्जाम्शन कुछ है तो वो भी नहीं देखना है। मतलब ये बात तो क्लियर है कि हमें एग्जाम्शन अवेलेबल है या नहीं है चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ बताना है कि लाइबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि देखो उन्होंने नीचे क्लियरली बोल दिया कि एग्जाम्शन अवेलेबल है या नहीं है, ये इग्नोर मारना है। सो एग्जाम्शन अवेलेबल है या नहीं है ये देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि टैक्स कौन पे करेगा। अब ये इजी हो गया, क्यों इजी हो गया, क्योंकि वी ट्रांसपोर्ट में बोला है कि 12% जीएसटी में आता है साहब। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैंने आपको आरसीए में क्लॉज पढ़ाया था कि जीटे के ऊपर दो टैक्स रेट होते हैं, 12 और 5। अगर 5% है तो आरसीएम होता है, 12 में फॉरवर्ड चार्ज होता है। आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि जीटीए ही टैक्स पे करेगा, क्योंकि 12% टैक्स रेट अगर वो पे कर रहा है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। अब किसको पे कर रहा है, एग्जाम्शन है या नहीं है ये देखना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वी हैव टू इग्नोर एटी एंड एग्जाम्शन अवेलेबल, सो वी हैव टू इग्नोर कि नीचे एग्जाम्शन है भी या नहीं है। दूसरा तो फर्स्ट कौन पे करेगा, जीटीए पे करेगा। दूसरा है कमल जैन एंड रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर। एक क्लॉज था अमेंडमेंट में कि अगर ऑथर रजिस्टर्ड है और डिक्लेरेशन दे दे तो वो फॉरवर्ड में पे कर सकता है, अदरवाइज आरसीएम में हमेशा पब्लिशर देता है। अब यहाँ बोला है कि एक कमल जैन है जो अनरजिस्टर्ड है, उन्होंने 50-20 लाख रुपीज पब्लिकेशन हाउस से मिले हैं कॉपीराइट की सर्विसेज को। ऑफ कोर्स इसके ऊपर पब्लिकेशन हाउस ही जीएसटी पे करेगा। ऑथर पे लाइबिलिटी तब आती जब ऑथर रजिस्टर्ड होता, अगर ऑथर रजिस्टर्ड होता और डिक्लेरेशन देता तो लाइबिलिटी आती, अदरवाइज पब्लिशिंग हाउस ही इसके ऊपर जीएसटी पे करेगी। तो यहाँ पे फॉरवर्ड लगेगा, यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आनी थी। अगला क्वेश्चन अगेन अच्छा है पर डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, इजी है। बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुजरात एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर एंड सेल प्रोडक्ट जेड विच इज एग्जम्प्ट। ये प्रोडक्ट पहले एग्जाम था। कंपनी सेल्स जेड ओनली विद इन गुजरात एंड नॉट रजिस्टर्ड। अभी तक क्या है, वो सिर्फ एग्जाम गुड्स में सेल कर रही थी, तो एक्सक्लूसिवली कोई अगर एग्जाम गुड्स में सेल करता है तो उस पर 23 के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी नहीं होती है। अब कंपनी का 18-19 का टर्नओवर जो है वो 50 लाख था, मतलब प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख था। कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि 19-20 लाख में इनका टर्नओवर 55 लाख हो जाएगा, 10% से सेल बढ़ जाएगी, ठीक है। However, effective from 1/1/20, exemption available on Z was withdrawn by the government and GST at the rate 5% was imposed thereon. The turnover of the company for the 9 month ended on the 31st 12 was 42 lakh. आपको बताना है कि that it does not require to get registered for the current financial year. Examine the above scenario and advise BBT Private whether it is need to get registered at GST or not. आपको बताना है कि रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी रखता है या नहीं रखता है। मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर का टर्नओवर तो 50 लाख हो गया, 80, ठीक है। करंट ईयर में 43 लाख 2 लाख का टर्नओवर अब ऑलरेडी कर चुके हो और अब आप टैक्सेबल हो गए हो, तो अब आप 23 से तो बाहर हो गए क्योंकि आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल हो गया। अब सवाल ये आता है कि सर क्या अब 20 लाख की छूट मिलेगी क्या, इसके लिए हमें समझना, 40 लाख की छूट अब मिलेगी क्या, इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या हम जो टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं उसमें सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर आता है या सारा टर्नओवर आता है। अगर हमारे इसमें सारा टर्नओवर आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें तो लाइबिलिटी उसी दिन से आ जाएगी जिस दिन हमारा ये गुड्स टैक्सेबल हुआ है, क्योंकि उस दिन 42 लाख का टर्नओवर कंपनी का ऑलरेडी हो चुका है। अब याद करो हमने ये चीज रजिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ी थी कि एटी में सब इंक्लूड होता है, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड एग्जम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल। सो कंपनीज एग्रीगेट टर्नओवर इज ऑलरेडी 42 ऑन 31st December 2019,
सो जैसे ही वो टैक्सेबल हुआ, उसको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर लाइबिलिटी 1/1/2020 से ही आ चुकी है, क्योंकि टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस हो गया है 31 दिसंबर को ही। और अभी तक वो 23 में फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब वो 23 का फायदा भी नहीं उठा सकते, क्योंकि एग्जम्प्ट गुड्स अब टैक्सेबल हो गए हैं। तो उनको 1 जनवरी को रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी आ जाती है। अब वो 30 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और रेट्रोस्पेक्टिवली उनको 1 जनवरी से ही रजिस्ट्रेशन अवेल हो जाएगा। ये आपको पूरा लिखना था। इजी क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन था, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इट इज मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी ऑफ द ई-वे बिल। यस, पार्ट बी में कन्वेंस की डिटेल आती है, सिर्फ एक केस में नहीं आती है। मैं आपको ये चीज क्लास में पढ़ाई भी थी, और वो था जब आप अपने गुड्स को अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर तक लेके जा रहे हो, और डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम है, जहाँ पे अपनी दुकान से सिर्फ ट्रांसपोर्टर तक के लिए माल ले जाना है। वहां पे आपको पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गाड़ी नंबर ट्रांसपोर्टर के यहाँ पहुंचने के बाद लिखा जाएगा। पर हाँ, इन ऑल अदर केसेस, अगर उस 50 किलोमीटर वाले केस को छोड़ दो, तो बाकी सब केस में पार्ट बी कन्वेंस में भरना जरूरी है। पार्ट बी कन्वेंस की डिटेल जानी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो किसी भी मोड में हो, आपको कन्वेंस की डिटेल डालनी पड़ती है। नेक्स्ट है, in form GSTR 1 submission of invoice wise detail of outward supply is mandatory for all kind of invoice। बहुत अच्छे से क्लास में बताया था, क्या सारी इनवॉइस की इंफॉर्मेशन बिल वाइज जाती है क्या? नहीं, बहुत इजी था। B2B बिल वाइज जाता है, B2C लार्ज बिल वाइज जाता है, लेकिन B2C अदर्स स्टेट वाइज जाता है, वो बिल वाइज नहीं जाता है। ये इसमें आपको पूरा लिखना था। अगले क्वेश्चन का ए पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कि हु कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो मेरे को लगता है कि आपने इसका बी पार्ट किया होगा, क्योंकि ए पार्ट जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें आपको लॉ का रेफरेंस देना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा किस पे लाइबिलिटी है। और मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने बी पार्ट जो है वो ऑप्ट किया होगा, जो कि बहुत आसान है। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स, किस किस ऑर्डर में टैक्स डिस्चार्ज होता है। तो मैंने आपको बताया था किस ऑर्डर में टैक्स डिस्चार्ज होता है, लाइबिलिटी किस ऑर्डर में डिस्चार्ज होती है। सबसे पहले टैक्स जो डिस्चार्ज होता है वो प्रीवियस रिटर्न का होता है, फिर करंट रिटर्न का होता है, उसके बाद कोई डिमांड और रिकवरी आ रही तो उसके टैक्स को हम डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद बाकी सारे ड्यूज जो है वो डिस्चार्ज होते हैं। पूरा एक ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी का पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर पूरा पड़ा था, वही यहाँ पे लिखना था। नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। इसमें 7(1)(b) का रेफरेंस देना था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट बिजनेस भी है, कंसिडरेशन है, तो वो लाइबिलिटी आएगा, सो सप्लाई होगा। और एक लिखना था आपको 7 शेड्यूल 1 का 4th पॉइंट, कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय रिलेटिव है, तो इन दैट केस विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। और कब सप्लाई नहीं मानना है, सिंपल सी बात है, जब जब कंसिडर नॉट कंसिडर व्हेन इट इज नॉट कंसिडर्ड सप्लाई। सिंपल है कि साहब, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट की है और कंसिडरेशन भी नहीं है, और साथ में बिजनेस भी नहीं है, और रिलेटिव भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो सप्लाई फिर सप्लाई मानी नहीं जाएगी। तो ये पूरा इंपोर्ट वाला पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना था। बहुत अच्छा स्ट्रेट क्वेश्चन था, सप्लाई का सिंपल क्वेश्चन आया था। तो पेपर जो है ना वो डिफिकल्ट नहीं था, बस उसमें 2-3 पॉइंट जो मुझे लगे वो डिफिकल्ट थे। जैसे एक पॉइंट आ गया था, मैंने मार्क किया है, एक पॉइंट मुझे ये वाला डिफिकल्ट लगा, 10% वाला, जिसमें बच्चे 1-2 नंबर का नुकसान कर सकते हैं। मुझे डिफिकल्ट लगा ये वाला पॉइंट, जिसमें बच्चा 1 नंबर का लॉस कर सकता है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है और कुछ डिफिकल्ट था। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, पर अच्छी बात है कि आपके पास में और में बी पार्ट था, ये बहुत इजी था पेमेंट ऑफ टैक्स में। और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। तो एमसीक्यूज तो मेरे पास आए नहीं है, तो एमसीक्यूज में मुझे पता नहीं है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये मेरे पेपर मेरे पास आया था, मैंने इसका एक छोटा सा रिव्यू बना दिया है। इट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, पेपर वाज इजी। अगर ऐसे ही एमसीक्यूज मानूं तो मुझे लगता है कि आप आराम से 40 में से 32-33 मार्क्स जीएसटी में ला सकते थे इजीली। तो आई विश कि आपका पेपर अच्छा गया हो। आई होप कि आप आगे भी इतने ही और अच्छे पेपर्स करो, और नेक्स्ट ग्रुप अब आपका आने वाला है, उसकी तैयारी और अच्छे से कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड इवनिंग, बाय बाय, बेस्ट बाय।